हेलो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये आपका क्लास 10th का माता का आंचल है, जो कि आपका JSSC उत्पाद सिपाही में भी इसका क्वेश्चन पूछता है, जो कि कृतिका का है। कृतिका भाग 2 चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहायकी है दोस्तों, लिखा हुआ कहानियाँ हैं। आइए इस वीडियो में दोस्तों माता का आंचल इसको पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ मृदंग बजता है। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट निहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगे थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलाट पे त्रिकुंड करते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब लगती थी, यानी खुलती थी। सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हमें खासे बम भोला बन जाते थे। एक तरफ का वाद्य यंत्र प्रभात मतलब सवेरा। ललाट एक प्रकार का तिलक, जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ पढ़ते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुराकर पढ़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के किनारे चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, हम भी उनके कंधों पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ले जा पापा, भी ले जाओ। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान उड़ान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी अपने बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा देकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे
इस तरह वह बनावटी रोना लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि वह बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बोल के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबू जी कहने लगते थे, अच्छा अब तू राजा हो जाओ खेलो। ये देखिए इस चित्र में एक पिता और पुत्र का मनमोहक दृश्य दिखाया गया है, जो कि पेड़ों की डालियों पर बैठा करके इसको खिला रहे हैं। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नग्न धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। पीठ के बल लेटना, मिलाना, लपेटना, गुदना, भर पेट से अधिक खा लेना, स्थान अवसर माता। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ जाती तब हमें लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। भाई ये तो पुराना चीज़ याद दिला रहा है यार। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे में भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, जिसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, फुट्टे कपड़े के टुकड़ों का बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम
हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग खरौंदा बनाते हुए धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकी का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहटे और चूल्हा चक्की दिए की कवाड़ी और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जयोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जयोनार करते और हम ही लोगों की जयोनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और खरौंदा बिगाड़कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। सरसों का तेल सरोवर कर देना, छोटा सामियाना, भोजन करना। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कन अस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घेर कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उनमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबू जी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ा देर बाद फिर लड़के की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उनके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मंजू की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और 2 लड़कों के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआड़ बड़ी मेहनत से खेत जोतते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कटोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। किसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखा करते थे। चलो भाइयों, ददरी सत्तू पिसान की मोटरी अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती और वो हारदान पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। आम का उगता हुआ पौधा पर्दे के
पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, मिट्टी का बना छिछला कटोरा, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसुट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसे जमाई ढूंढ निकाला था। वैसे घोड़ा मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में फैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है कि बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। यहाँ तक देख लेते हैं।